इमरान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कातिल और खूनी समंदरी लुटेरों के जहाज से फरार होने में कामयाब हो गया है और अपने साथ एक बेगुनाह मासूम लड़की को भी बचा कर ले आया है। लड़की अभी तक डरी हुई थी। इमरान उस वक्त तक कश्ती को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता रहा जब तक कि कश्ती साहिल की रेत पर नहीं चढ़ गई। जैसे ही कश्ती रुकी, इमरान ने लड़की से कहा, नीचे उतर आओ। लड़की फौरन कश्ती से बाहर निकल आई। इमरान ने पूछा, हम श्रीलंका के साहिल पर हैं, ये तुम्हारा मुल्क है, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि हम मुल्क के किस हिस्से में हैं और हमें यहाँ से किस तरफ जाना है? लड़की ने कहा, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कोई अंदाजा नहीं। इतना कह सकती हूँ कि अगर जहाज कुंडमाली शहर के करीब रुका है तो यहाँ से शुमाल की जानिब कोलंबो का शहर है, मगर वो बहुत दूर होगा। इमरान ने लड़की से कहा, हम अंदाजे से शुमाल की तरफ चलेंगे, शायद किसी जगह कोई रोशनी नजर आए और हमें कोई मदद मिल सके। इमरान लड़की को लेकर साहिल के साथ शुमाल की जानिब चलने लगा। उसे इत्मीनान था कि उसके पास स्टेन गन और उसका मैगजीन मौजूद है। अगर रात की तारीकी में किसी दरिंदे ने हमला कर दिया तो वो उसका मुकाबला कर सकेगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दरख्तों के दरमियान एक पगडंडी की लकीर सी रात की तारीकी में नजर आई। लड़की रत्नावली ने कहा, हमें इस तरफ चलना चाहिए, ये पगडंडी किसी न किसी गांव में पहुंचा देगी। वो पगडंडी पर चलने लगे। पगडंडी आगे जाकर एक छोटी सी सड़क के साथ मिल गई। यहाँ उन्हें दूर रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। लड़की रत्नावली ने कहा, ये कोई गांव है। उन्होंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। रोशनी के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो कोई गोदाम है जिसके बंद दरवाजे के ऊपर बिजली का बल्ब रोशन था। इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं था, कोई आबादी भी नहीं थी। रत्नावली ने एक तरफ देखते हुए कहा, उस तरफ चलते हैं, वहाँ नारियल का जखीरा लगता है। लड़की उसी सरजमीन की रहने वाली थी। वो उस सरजमीन के तमाम असरार और रुमूस को पहचानती थी। कहने लगी, जहाँ नारियल के दरख्तों का जखीरा होता है वहाँ नारियल की छाल उतारने और उसकी छाल की रस्सियां बटने वाली मशीन जरूर होती है, और ऐसी मशीन की हिफाजत के लिए कोई न कोई चौकीदार भी जरूर होता है। लड़की का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जब वो नारियल के जखीरे में आए तो वहाँ दरख्तों के नीचे जगह जगह नारियल के और नारियल की छाल के ढेर लगे हुए थे और उनके दरमियान एक तरफ 3-4 मशीनें थी। कोने में एक झोंपड़ी के बाहर धीमी सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। रत्नावली ने कहा, इस झोंपड़ी में कोई न कोई चौकीदार जरूर होगा। वो दोनों झोंपड़ी के पास आए तो देखा कि झोंपड़ी का कोई दरवाजा नहीं था और उसके अंदर चारपाई पर कोई चादर ताने सो रहा था। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। रत्नावली ने झोंपड़ी में जाकर उस आदमी को उठा दिया। वो चौकीदार ही था। आंखें मलता हुआ उठा और उसने सिनाली जबान में, जो श्रीलंका की जबान है, कुछ पूछा। लड़की ने भी सिनाली जबान में उसे कोई जवाब दिया। चौकीदार जल्दी से उठकर झोंपड़ी से बाहर आ गया। उसने इमरान से हाथ मिलाया और शिकस्ता हिंदुस्तानी में बोला, झोंपड़ी में आ जाओ। झोंपड़ी में आकर लड़की रत्नावली ने चौकीदार को अपनी सारी दास्ताने गम बयान कर दी। चौकीदार ने बड़ी अकीदत भरी निगाहों से इमरान को देखा और एक बार फिर मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। लड़की ने चौकीदार से उर्दू में कहा, तुम उर्दू जबान में ही बात करो ताकि आमू को भी समझ आ जाए। चौकीदार कहने लगा, ये गांव कोलंबो से 600 मील के फासले पर जुनूब में है। गांव यहाँ से 10 मील पर है, मगर ये रास्ता जंगल में से होकर गुजरता है जो खतरनाक है। बेहतर है कि तुम लोग इधर मेरे झोंपड़े में रात बसर करो, सुबह गाँव चले जाना। इमरान ने पूछा, क्या इस गांव से कोई रेलगाड़ी कोलंबो जाती है? चौकीदार बोला, नहीं, गांव में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, मगर वहां से तुम्हें लारी मिल जाएगी जो तुम्हें उलंगा कस्बे के स्टेशन पहुंचा देगी। उलंगा से तुम लोगों को कोलंबो जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। इमरान ने चौकीदार से कहा, मेरे पास इंडियन करेंसी में कुछ रुपए हैं, ये करेंसी तो यहाँ नहीं चलती। चौकीदार बोला, उलंगा के लारी अड्डे पर तुम्हें करेंसी तब्दील करने वाले भी मिल जाएंगे, उनसे तुम इंडियन करेंसी बदलवा सकते हो। वो रात उन्होंने झोंपड़ी में बसर की। सुबह सुबह रत्नावली और इमरान चौकीदार का शुक्रिया अदा करने के बाद गांव की तरफ चल दिए। 2-1 मील के बाद एक जंगल आ गया। ये जंगल ज्यादा घना नहीं था। नारियल और ताड़ के बेशुमार दरख्त थे, मगर उन दरख्तों के तने पतले और ऊपर तक चले गए थे, बिल्कुल सुतूनों की तरह थे। उनके दरमियान चलने के लिए बड़ा रास्ता था। एक पगडंडी लोगों के आने जाने के लिए बन गई थी। वो उस पर चल रहे थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। आसमान साफ था। एक जगह उन्हें कुछ मजदूर दरख्तों के नीचे बैठे छाल की रस्सियां बटते नजर आए। वो उनके करीब से गुजर गए। आखिर जंगल खत्म हो गया। धान के खेत शुरू हो गए। खेतों की दूसरी जानिब एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जगह लारी अड्डा था। वहां उस वक्त कोई लारी नजर नहीं आ रही थी।
रत्नावली चूंकि वहाँ की जबान जानती थी, उसने एक आदमी से पूछा। उसने बताया कि एक लारी ओलंगा कस्बे की तरफ अभी अभी गई है, अब 1-2 घंटे के बाद उधर से लारी आएगी, वही वापस जाएगी। रत्नावली और इमरान वहीं पर एक तरफ होकर बैठ गए। फजा में गर्मी और हब्स था। किसी किसी वक्त हवाई झोंका आ जाता। इमरान को जो चीज परेशान कर रही थी वो उसकी स्टेन गन थी। गन का उसके पास लाइसेंस नहीं था। चेकिंग होने पर वो पकड़ा जा सकता था, क्योंकि किसी भी मुल्क में लाइसेंस के बगैर स्टेन गन रखना कानून के खिलाफ है। वो उसे छुपा छुपा कर रखने की कोशिश करता, लेकिन स्टेन गन कोई पिस्तौल नहीं था, वो नजर आ जाती। उसने रत्नावली से मशवरा किया तो वो कहने लगी, इसको खेतों में जाकर फेंक दो, ये अब हमारे किसी काम की नहीं। रत्नावली ने सही मशवरा दिया था। इमरान उठकर गांव के पीछे खेतों में गया। वहां उसने मौका देखकर स्टेन गन एक खेत में फेंक दी। स्टेन गन से निजात हासिल करने के बाद वो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अगरचे अभी तक उसे ये फिक्र थी कि वो श्रीलंका में बगैर किसी वीजा पासपोर्ट के दाखिल हुआ है और वो किसी भी जगह चेकिंग करने पर किसी मुसीबत में फंस सकता है, लेकिन अभी वो खैरियत से था। उसने यही सोचा था कि कोलंबो पहुंचकर वो सीधा पाकिस्तानी सिफारत खाने में पहुंचने की कोशिश करेगा। वहां वो महफूज हो जाएगा। उसके बाद उसे जिस तरफ जाना होगा चला जाएगा। 2 घंटे गुजर गए। फिर कहीं जाकर ओलंगा कस्बे की जानिब से लारी आई। लारी 1 घंटा वहां खड़ी मुसाफिरों का इंतजार करती रही। थोड़े से मुसाफिर हो गए थे, आखिर लारी चल पड़ी। ओलंगा लारी 1 घंटे के सफर के बाद पहुंची। ये एक बड़ा कस्बा था। यहाँ लारी अड्डे पर करेंसी तब्दील करने वाले बैठे थे। इमरान ने सारी इंडियन करेंसी श्रीलंका की करेंसी में तब्दील करवा ली। गांव से कस्बे तक का लारी का किराया उनको चौकीदार ने दे दिया था। लारी अड्डे से वो सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गए। इमरान ने कोलंबो तक के 2 टिकट ले लिए। मालूम हुआ कि ट्रेन 1 घंटे के बाद आएगी, लेकिन ट्रेन 2 घंटे इंतजार करवाने के बाद आई। वो दोनों एक डिब्बे में सवार हो गए और ट्रेन कोलंबो की तरफ रवाना हो गई। कोलंबो वहां से काफी दूर था। शाम हो गई थी। उन्होंने एक स्टेशन पर ही से खाना खाया, फिर सारी रात ट्रेन चलती रही। सुबह के वक्त ट्रेन कोलंबो के एक स्टेशन मरादना पर आकर रुक गई। ये बहुत बड़ा स्टेशन था। कोलंबो श्रीलंका का दारुल हुकूमत था और बहुत वसी और मॉडर्न शहर था। यहाँ आकर रत्नावली ने कहा, मुझे मेरे शहर जाने वाली गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी, मैं उस गाड़ी में बैठकर अपने शहर पहुंच जाऊंगी। इमरान ने कहा, मैं तुम्हें गाड़ी में सवार करवाने के बाद स्टेशन से बाहर जाऊंगा। मुझे अपने शहर का नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेकर आता हूँ। रत्नावली ने नाम बताया और इमरान ने बुकिंग ऑफिस में आकर उस शहर का टिकट खरीदा और रत्नावली को जाकर दे दिया। वहीं उन्होंने नाश्ता किया। रत्नावली कहने लगी, तुमने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी। तुम एक अजीम इंसान हो। इमरान ने कहा, ये मेरा इंसानी फर्ज था, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। रत्नावली ने पूछा, अभी तक हम अपनी अपनी परेशानी में फंसे हुए थे, अब उससे छुटकारा मिला है। तुमने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो और इन समंदरी डाकुओं के पास किस तरह पहुंच गए। इमरान ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। समंदरी लुटेरों के पास कैसे पहुंचा ये बहुत लंबी कहानी है, इस किताब को बंद ही रहने दो। रत्नावली कहने लगी, मेरे दिल में पाकिस्तान के मुसलमानों का रुतबा बहुत बुलंद हो गया है। मैं अगरचे बुद्ध मत की मानने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल से हमेशा प्रार्थना निकलेगी। वैसे क्या तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चे कितने हैं? इमरान ने कहा, मैंने अभी शादी नहीं की। रत्नावली ने कहा, तुम जिससे शादी करोगे वो औरत बहुत खुशकिस्मत होगी। इमरान कहने लगा, मगर मेरा इरादा शादी करने का नहीं है। रत्नावली ने कहा, नहीं नहीं, तुम शादी जरूर करना, तुम बड़े बहादुर और नेक दिल खावंद हो गए। ये लड़की मेहनत कश की बेटी थी, मगर पढ़ी लिखी थी। श्रीलंका में तालीम का मेयार बहुत बुलंद है और हर बच्चे को स्कूल में तालीम जरूर हासिल करनी पड़ती है। इस तरह बातें करते करते वक्त गुजरता चला गया और रत्नावली के शहर जाने वाली ट्रेन आ गई। इमरान ने उसको ट्रेन में सवार करवा दिया तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इमरान ने उसे जेब से श्रीलंका की करेंसी में 100 रुपए निकाल कर दिए। वो नहीं ले रही थी तो इमरान ने कहा, रख लो बहन, तुम्हारे काम आएंगे। वो फूट फूट कर रोने लगी और सीट पर बैठे बैठे उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। जब गाड़ी चल पड़ी तो रत्नावली ने इमरान का हाथ थाम लिया। बोली, प्यारे भैया, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आगे निकल गई। इमरान फौरन प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। यहाँ बेशुमार टैक्सियां वगैरह खड़ी थीं। इमरान ने एक ड्राइवर से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है पाकिस्तान का सिफारत खाना कहाँ है? ये जुमला उसने अंग्रेजी में अदा किया था। उसे मालूम था कि यहाँ के लोग अंग्रेजी आम बोल लेते हैं। ये सिन्हाली ड्राइवर भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता था। उसने अंग्रेजी में ही जवाब दिया, यस सर, मुझे मालूम है, बैठिए, मैं आपको पाकिस्तान के एम्बेसी ले चलता हूँ। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया और टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी कोलंबो की कुशादा और बारौनक सड़कों पर रवाना हो गई। इमरान ने स्टेशन पर देख लिया था कि वहाँ कोई खुफिया सर्विस का आदमी नहीं था।
ऐसे आदमी को इमरान दूर ही से पहचान लेता। टैक्सी ने इमरान को पाकिस्तान के सिफारत खाने के सामने पहुंचा दिया। पाकिस्तानी सिफारत खाने पर सब्ज हिलाली परचम लहराता देखकर इमरान का दिल शेर हो गया। उसने टैक्सी वाले को रुखसत किया और सिफारत खाने के गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर उसे गार्ड्स ने रोक लिया। इमरान ने कहा, मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे पाकिस्तानी सफीर से मिलना है। गार्ड्स ने गेट के फान से सिफारत खाने की चेक पोस्ट को इत्तला की, जो करीब ही एक खुशनुमा कमरे की शक्ल में थी। चेक पोस्ट में से एक खुशपोश नौजवान बाहर निकलकर इमरान की तरफ बढ़ा। वो गेट से बाहर आ गया। उसने उर्दू में इमरान से पूछा, आप कहां से आए हैं और सफीर साहब से किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? इमरान ने गहरा सांस लेकर कहा, यूं समझ लें कि मैं पाकिस्तान ही से आया हूं और मेरा सफीर साहब से मिलना बहुत जरूरी है। खुशपोश नौजवान ने पूछा, आपके पास पासपोर्ट वगैरह है? इमरान ने कहा, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। खुशपोश नौजवान इमरान को चेकिंग करने वाले कमरे में ले गया। यहाँ एक और मुदब्बर आदमी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा था। खुशपोश नौजवान ने उस शख्स को सारी बातें बता दी जो उसके और इमरान के दरमियान हुई थी और बोला, सर, ये साहब मिस्टर एम्बेसडर से मिलना चाहते हैं। मुदब्बिर शख्स ने कहा, मेरा नाम कैप्टन रहमान है, आपका नाम क्या है? तशरीफ रखें। इमरान कुर्सी पर बैठ गया और उसने कहा, मेरा नाम इमरान है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। कैप्टन रहमान ने पूछा, आप कोलंबो कैसे आ गए और सफीर साहब से किस सिलसिले में मुलाकात करना चाहते हैं? इमरान ने कहा, ये सारी बातें मैं सफीर साहब को ही बता सकता हूँ, आपको नहीं बता सकता। कैप्टन रहमान ने कहा, हम आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपके लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूंगा। इमरान ने कहा, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसे मैं सिर्फ सफीर साहब को ही बता सकता हूँ। कैप्टन रहमान ने एक लम्हे के लिए इमरान को गौर से देखा, फिर कुर्सी से उठते हुए कहा, मेरे साथ आइए। वो इमरान को एक कमरे में ले गया जहां कायदे आजम की तस्वीर और पाकिस्तानी परचम आवेजा था और एक खुशपोश नौजवान बड़ी सी मेज के सामने बैठा किसी फाइल पर कुछ लिख रहा था। उसने नजर उठाकर देखा। कैप्टन रहमान ने इमरान का तारुफ करवाते हुए कहा, ये श्रीलंका में बगैर पासपोर्ट के दाखिल हुए हैं और सफीर साहब से मिलना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, मैं फर्स्ट सेक्रेटरी हूँ, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इमरान ने यहाँ भी इसरार किया कि वो सिर्फ सफीर साहब को ही अपनी प्रॉब्लम बताएगा। फर्स्ट सेक्रेटरी ने इनकार के अंदाज में कहा कि सफीर साहब इस वक्त नहीं मिल सकते। आप अपने कवायफ बताएं कि आप बगैर पासपोर्ट वीजे के इस मुल्क में कैसे दाखिल हो गए। क्या आपको मालूम नहीं कि किसी मुल्क में बगैर जरूरी कागजात के दाखिल होना जुर्म है? इमरान ने बात को मुख्तसर करते हुए कहा, मुझे एक कागज का टुकड़ा और पेंसिल दीजिए। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कैप्टन रहमान की तरफ देखा और फिर एक कागज और पेंसिल इमरान को दे दी। इमरान ने दूसरी मेज पर जाकर कागज पर एक सीक्रेट नंबर लिखा। ये नंबर इंटेलिजेंस के कमांडो यूनिट का टॉप सीक्रेट नंबर था और उस नंबर से दूसरे ममालिक में तैनात अपने सफीरों को आगाह कर दिया जाता है ताकि वक्त पड़ने पर उनकी मदद कर सकें। किसी दूसरे के सामने ये नंबर हरगिज जाहिर नहीं किया जाता। इमरान ने कागज तह किया और फर्स्ट सेक्रेटरी से एक लिफाफा मांगा। उसने लिफाफा भी दे दिया। इमरान ने तह किया हुआ कागज लिफाफे में डालकर लिफाफे को गूंद लगाकर अच्छी तरह से बंद किया और फर्स्ट सेक्रेटरी के हवाले करते हुए कहा, ये लिफाफा सफीर साहब को दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। मैंने इसके अंदर जो तहरीर लिखी है, अगर उसे पढ़ने के बाद सफीर साहब ने मुझे बुला लिया तो ठीक है, अगर ना बुलाया तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा, मगर मुझे यकीन होना चाहिए कि ये लिफाफा सिवाय सफीर साहब के दूसरा कोई नहीं खोलेगा। फर्स्ट सेक्रेटरी ने लिफाफा ले लिया और कहा, अगर आप यही चाहते हैं तो ये लिफाफा मैं खुद सफीर साहब को दे आता हूँ। फर्स्ट सेक्रेटरी को मालूम था कि हर हुकूमत के बाज ऐसे इदारे होते हैं जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इंतहाई खुफिया तौर पर काम करते हैं और उनकी खबर हुकूमत के अहम शख्सियतों के सिवाय और किसी को नहीं होती। चुनाचे वो इसी ख्याल के तहत उठकर सफीर साहब के कमरे में चला गया। लिफाफा देने में वैसे भी कोई हर्ज नहीं था। हर पाकिस्तानी को हक था कि वो अपने मुल्क के सफीर से मुलाकात कर सकता था। फर्स्ट सेक्रेटरी ने सफीर साहब को लिफाफा दिया तो उन्होंने पूछा, इसमें क्या है? फर्स्ट सेक्रेटरी ने मामले की नौयत की थोड़ी सी तफसील बयान कर दी। सफीर साहब ने लिफाफा खोलकर कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ खास नंबर पढ़ा तो उसे उसी वक्त पुर्जे पुर्जे करके टोकरी में फेंक दिया और फर्स्ट सेक्रेटरी से कहा, उस शख्स को मेरे पास फौरन भेज दें। फर्स्ट सेक्रेटरी बोला, यस सर, और अपने कमरे में आकर इमरान से कहा, आइए, सफीर साहब ने आपको बुलाया है। इमरान को सफीर साहब के कमरे में पहुंचाकर फर्स्ट सेक्रेटरी उसी वक्त वापस आ गया। उसके बाद सफीर साहब और इमरान की कुछ देर तक गुफ्तगू होती रही। सफीर साहब ने इमरान से कहा, मैं आपके लिए पाकिस्तान जाने के लिए आरजी पासपोर्ट बनवाए देता हूँ, उस पर वीजा भी लग जाएगा। इस तरह आप पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। मुझे अफसोस है कि मैं आपको भारत नहीं पहुंचा सकता, ये मेरे इख्तियार से बाहर है। इमरान ने कहा, बेहतर है कि मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ। उसी वक्त इमरान के लिए एक आरजी पासपोर्ट बनवाकर उस पर वीजा भी लगा दिया गया। यूं इमरान की श्रीलंका में हैसियत कानूनी हो गई।
رات کو ایک فلائٹ پاکستان جاتی تھی، عمران کو اس میں سوار کروا دیا گیا اور یوں عمران پاکستان پہنچ گیا۔ کراچی سے وہ سیدھا اسلام آباد آیا اور اس نے متعلقہ ادارے میں رپورٹ کی۔ اگرچہ اس کی حیثیت غیر سرکاری تھی اور وہ اپنے طور پر ایک مجاہد کی حیثیت سے جہاد کشمیر میں شریک ہوا تھا اور اپنے طور پر ہی دشمن ملک میں کشمیری مجاہدین کی تحریک کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن بلا واسطہ طور پر اس کا تھوڑا سا تعلق ایک خاص ادارے سے بھی ہو گیا تھا۔ اس ادارے نے اس کے لیے صرف اتنا ہی کیا کہ اس کے پاسپورٹ پر بھارت کا ویزا لگوا دیا گیا۔ چنانچہ عمران 3 دن بعد تھائی ایئر لائنز کی ایک فلائٹ کے ذریعے بمبئی پہنچ گیا۔ بمبئی پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے خاص آدمی اور ایک قسم کے سپائی ماسٹر ستار سیٹھ کے ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ وہ اس کے آفس میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں آ کر اس نے ستار سیٹھ کو فون کیا تو اس نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بولا، بالکل ٹھیک ہوں۔ جبران کہاں ہے؟ ستار سیٹھ نے بتایا کہ جبران ابھی تک دلی میں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عمران نے کہا، میں صبح دلی روانہ ہو جاؤں گا، آپ یہاں کس وقت آئیں گے؟ ستار سیٹھ نے کہا، تم بڑے صحیح وقت پر آئے ہو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، یہاں سے کہیں مت جانا، میں 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ فون بند ہو گیا۔ عمران ریسٹ ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اخبار وغیرہ پڑھتا رہا۔ بوڑھا نوکر اس کے لیے چائے بنا کر لے آیا، وہ چائے پینے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد ستار سیٹھ بھی آ گیا۔ کہنے لگا، مجھے تمہارا شدت سے انتظار تھا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم کہاں پر ہو۔ عمران نے پوچھا، خیریت ہے نا؟ ستار سیٹھ بولا، ہمارے کاروبار میں خیریت کبھی نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن دن رات پاکستان دشمن سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ وہ نہ صرف باہر کے ملکوں سے روایتی اسلحہ خرید کر اس کے انبار لگا رہا ہے، بلکہ کیمیکلز اور ایٹمی ہتھیار بھی تیار کر رہا ہے۔ ہمیں دشمن کی سرگرمیوں کی ایک ایک لمحے کی خبر رکھنی پڑتی ہے۔ عمران نے کہا، ہم نے دشمن کے سیکرٹ ایٹمی وار ہیڈ میزائلوں کی ورکشاپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ستار سیٹھ بولا، تم نے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن دشمن امرتسر اور فیروز پور کی سرحد کے درمیان خفیہ طور پر ایک 20 میل لمبا رن وے تیار کر رہا ہے، اس پر دن رات کام ہو رہا ہے۔ بھارت میں ہماری خفیہ سروس نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ یہ رن وے کسی بڑے اہم ہوائی اڈے کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، ایک حصے کے ارد گرد دونوں جانب طیارہ شکن توپیں نصب کر دی گئی ہیں اور اس کے رن وے پر ایسا رنگ کیا گیا ہے جو فضا سے نظر نہیں آتا اور ایسا لگتا ہے کہ نیچے رن وے کی بجائے کھیت ہی کھیت ہے۔ صرف اپنے جہازوں کے اترتے وقت رن وے کی دن کے وقت بھی خاص بتیاں روشن کر دی جاتی ہیں۔ دوسرا حصہ عام رن وے کی طرح رکھا گیا ہے، لیکن اس کی دونوں جانب بھی طیارہ شکن گننے اور سرچ لائٹیں نصب کر دی گئی ہیں۔ سب سے اہم اس خفیہ اور پراسرار ہوائی اڈے کا تیسرا حصہ ہے، اس کو جھاڑیوں وغیرہ سے کیموفلاج کیا گیا ہے اور اس کے گرد 10 فٹ اونچی خاردار باڑ لگائی گئی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انڈیا یہاں اپنے سیکرٹ وار ہیڈ والے طیارہ شکن میزائل نصب کر رہا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہوائی اڈے کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے اور خاص طور پر اس کے تیسرے حصے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ مہیا کی جائے تاکہ ہم دشمن کے ناپاک عزائم سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے پاکستان کو باخبر کر دیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔